हेलो फ्रेंड्स, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर वाच्य। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि बात हम करें वाच्य की कि वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बच्चों वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। और आप सभी जानते हो ये वॉइस कौन से हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो आप 10th और 12th में पढ़ते हुए आए हो। तो बच्चों इसी से ही हम क्लियर करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से हम वाच्य क्लियर करेंगे। यदि बात करें हम वाच्य की कि वाच्य किन्हें कहते हैं, तो बच्चों वाच्य कहते हैं बोलने के तरीके को। किसे कहते हैं? बोलने के तरीके को वाच्य कहते हैं। अब यह बोलने का तरीका कैसे होगा? जैसे कि कोई भी वाक्य हो, उसे हम किस किस तरीके से बोल सकते हैं कि उसमें कर्ता पहले होगा या कर्म पहले होगा या फिर क्रिया हम पहले लेंगे या फिर विभक्ति चिन्ह पहले। अब हम कैसे उन्हें कौन कौन से वे तरीके हो सकते हैं बोलने के, उन्हें हम समझेंगे उदाहरण के साथ। जैसे कि मैं कोई उदाहरण लेती हूँ, बोलने का तरीका वह कैसे कैसे होगा। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिया, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। एक तरीका तो यह होगा वाच्य का। यह कौन सा तरीका होगा? फर्स्ट। यदि बात करें हम सेकंड की कि सेकंड तरीका क्या होगा, सेकंड तरीका होगा जैसे कि फर्स्ट होगा राम खाना खाता है, सेकंड होगा हमारा राम के द्वारा खाना खाया गया। राम के द्वारा खाना खाया गया। अब इसमें कर्ता भी सेम होगा, क्रिया भी सेम है, कर्म भी सेम है, तो फिर इसमें बोलने का तरीके में कितना अंतर है, और यही अंतर क्या होता है हमारा वाच्य। इसमें आपको विभक्ति चिन्ह लगाकर इस तरीके को बदला गया। अगली बात नेक्स्ट होगा हमारा क्या? राम खाना खाता है, राम के द्वारा खाना खाया गया। खाना राम के द्वारा खाया गया। अब क्या होगा थर्ड में? खाना राम के द्वारा खाया गया। अब ये जो वाक्य कितने हैं? एक, लेकिन तरीके कितने हैं? तीन। उसी वाक्य को इधर से उधर घुमाना, वही तरीका हमारा क्या होता है? वाच्य। और वाच्य की परिभाषा क्या होती है और वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने के तरीके को हम क्या कहेंगे? वाच्य। अब हम बात करते हैं वाच्य के प्रकार की कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों वाच्य के प्रकार होते हैं कितने? वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा कृतवाच्य, सेकंड होगा हमारा क्रमवाच्य और थर्ड होगा हमारा भाववाच्य। कृतवाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। क्रमवाच्य को कहते हैं हम क्या? पैसिव वॉइस। भाववाच्य को बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। कृतवाच्य को क्या कहेंगे हम? एक्टिव वॉइस। क्रम को बोलेंगे हम पैसिव वॉइस। थर्ड होगा हमारा क्या? भाववाच्य। फर्स्ट होगा कृतवाच्य, सेकंड होगा हमारा क्रमवाच्य और थर्ड होगा हमारा भाववाच्य। इसी में ही पढ़ेंगे हम फर्स्ट क्या? कृतवाच्य। तो बच्चों हेडिंग डालो कृतवाच्य। कृतवाच्य को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव
वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। यदि बात हम करें कृतवाच्य की परिभाषा की, कि कृतवाच्य की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में, वाक्य बोल दो या वाच्य, जिस वाक्य या वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो या जिसका मुख्य केंद्र या जिसका मुख्य केंद्र कर्ता हो वह कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य की परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य या वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो और या फिर जिसका मुख्य केंद्र क्या हो? कर्ता हो, वह हमारा क्या होगा? कृतवाच्य है। अब इसमें वाक्य भी दिया है और वाच्य भी। हमने पढ़ा क्या था कि वाच्य किन्हें कहते हैं? बोलने के तरीके को। यदि उस तरीके में आपको प्रधानता किसकी मिले? कर्ता की, तो आपका कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य है। जब भी आप कोई वाक्य बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो, यदि आपको लग रहा है कि उसमें जो प्रधानता है वो कर्ता की है, तो आपको कौन सा वाच्य मिलेगा? कृतवाच्य है। इसे समझेंगे हम उदाहरण से। इसका उदाहरण लेंगे हम, जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब स्कूल कौन जाता है? तो स्कूल कौन जाता है? राम जाता है। और राम क्या है? हमारा कर्ता। और जाना क्या होगी? हमारी क्रिया। और स्कूल क्या होगा? कर्म। राम होगा कर्ता, स्कूल होगा कर्म और जाना क्या होगी? हमारी क्रिया। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको नोट करनी है कि इसमें जो कृतवाच्य की बात है कि कृतवाच्य में हमेशा विभक्ति चिन्ह होगा। कौन सा? ने। कृतवाच्य में, कृतवाच्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने होगा। कौन सा होगा? विभक्ति चिन्ह ने। और कर्म के साथ, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। यानी कि कर्म क्या होगा? विभक्ति रहित। अब इसमें लिखा क्या है कि कृतवाच्य में कि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। लेकिन इसमें क्या होगा? विभक्ति चिन्ह तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब भी आपको वाक्य मिले, यदि आपको कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने मिले, तो आप आंख बंद करके उसका आंसर क्या लगा दोगे? कृतवाच्य है। लेकिन आपको साथ के साथ ही ध्यान रखना है कि आपको क्रमवाच्य के बाद यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह ना दिखाई दे। विभक्ति चिन्ह हमारे कौन से होते हैं? जैसे जिन्होंने बच्चों ने कारक पढ़ रखे हो उन्हें अच्छे से क्लियर है कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। विभक्ति चिन्ह होते हैं किन्हीं भी शब्दों को जोड़ने के लिए जो उसमें हम लगाते हैं। जैसे कि विभक्ति चिन्ह में हमारे क्या होगा? ने, पर, द्वारा, को, के, ये सभी हमारे क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। और क्या होगा? कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह होगा। कर्ता हमारा क्या है? राम। यदि आपको राम के साथ या कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह मिले और कर्म के साथ ना मिले, तो हमारा कौन सा होगा? कृतवाच्य है। लेकिन जरूरी नहीं कि कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह हो, क्योंकि इसी वाक्य को देख लो आप, राम स्कूल जाता है, इसमें किसी में भी वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं है, तब भी आपका क्या होगा? कृतवाच्य। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। अब यह प्रधानता कैसे होती है? यह होती है कि राम स्कूल जाता है। जा कौन रहा है? स्कूल नहीं जाया जा रहा, राम ही तो जा रहा है स्कूल में। यदि राम ही नहीं होता तो स्कूल में जाता कौन?
तो प्रधानता किसकी होगी? राम की, क्योंकि राम ही स्कूल जा रहा है और राम हमारा क्या है? कर्ता। और जहां पर कर्ता की प्रधानता वह हमारा कौन सा वाच्य होगा? कृत वाच्य है। जैसे और उदाहरण से समझेंगे हम। सीता पुस्तक पढ़ती है। इसमें सीधा सीधा क्लियर है कि इसमें विभक्ति चिन्ह आपको नहीं मिला, लेकिन बाई चांस समझो कि आपको विभक्ति चिन्ह मिले, लेकिन आपको विभक्ति चिन्ह सिर्फ और सिर्फ ने मिलेगा, ने। यदि आपको कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह में को, पर या के द्वारा कुछ भी मिल जाए तो आपका कृतवाच्य नहीं होगा। इसके साथ सिर्फ कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा? ने। इसमें तो नहीं है इस वाक्य में ने, लेकिन इसमें क्या होगा? सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक कौन पढ़ती है? सीता पढ़ती है। यदि इसमें कौन का आंसर भी मिल जाए ना, कौन, तो वह क्या होगा? हमारा कृतवाच्य है, क्योंकि सीता पुस्तक पढ़ती है। यदि सीता ही नहीं होती तो पुस्तक को कौन पढ़ता? और यही क्या होती है? हमारी प्रधानता। और जिसका मुख्य केंद्र हो, मुख्य केंद्र किसका है? सीता का, क्योंकि सीता है तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, वरना पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। एक और उदाहरण से समझेंगे हम, जिसमें आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। राम क्या होगा? हमारा कर्ता। ने क्या होगी? हमारी विभक्ति चिन्ह। क्या होगी? विभक्ति चिन्ह, जो हमने ऊपर बात की थी। खाना क्या होगा? कर्म। और खाया क्या होगी? हमारी क्रिया। अब इसमें क्या होगा? कर्म के साथ क्या ना होना चाहिए? विभक्ति चिन्ह। इसमें आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह होगा। लेकिन कौन सा होगा विभक्ति चिन्ह? ने। केवल ने ही होना चाहिए कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह, तभी आपका कौन सा होगा? कृतवाच्य। तो बच्चों, ये आपके आशा है कि आपके ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम, क्रम वाच्य। क्रम वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। क्रम वाच्य क्या होगी? वाच्य होता है बोलने का तरीका, यानी कि उसमें प्रधानता किसकी मिलेगी आपको वाक्य में? कर्म की। जिस वाक्य या वाच्य में कर्म की प्रधानता हो, या जिसका मुख्य केंद्र क्या हो? मुख्य केंद्र कर्म हो, वह क्या होगा आपका? क्रम वाच्य। अब क्रम वाच्य कैसे होगा? अब हम समझेंगे इसे उदाहरण से। एक इसकी पहचान है कि यह सदैव सकर्मक होगी। कैसी होगी? यह सदैव सकर्मक होगी। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो। इसमें यह क्रिया हमेशा, क्रमवाच्य में क्रिया कैसी होगी? हमेशा सकर्मक होगी। जबकि कृतवाच्य में एक और इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है कि इसमें जो हमेशा क्रिया होगी, एक तो सकर्मक भी होगी। कैसी होगी? सकर्मक। और साथ ही यह कैसी भी हो सकती है? अकर्मक। आपको इसमें दोनों तरह की क्रिया मिलेगी, सकर्मक भी मिलेगी और अकर्मक भी मिलेगी। जैसे कि पुनीत दौड़ता है, तो पुनीत दौड़ता है। जैसे मैं यहीं पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ, मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। मोहन क्या होगा? हमारा कर्ता होगा। दौड़ना क्या होगी? हमारी क्रिया।
इसमें क्रम नहीं है, तो यह हमारी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और परिभाषा में भी क्या है? हमेशा मुख्य केंद्र तो कर्ता होगा, और कर्ता है इसमें, क्योंकि कौन दौड़ रहा है? मोहन दौड़ रहा है। लेकिन इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि यह सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी, और मोहन दौड़ता, यह कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और इसमें कैसी क्रिया रहेगी? यह सदैव सकर्मक क्रिया रहेगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? क्रमवाच्य। क्रमवाच्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें कैसी होगी? सकर्मक, यानी कि जिस वाक्य में कर्म होगा वह तो हमारी क्रमवाच्य होगी, लेकिन कृतवाच्य भी होगी। जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। खाना राम के द्वारा खाया गया। खाना राम के द्वारा खाया गया, इसमें क्या होगा? इसकी एक और पहचान है। इसकी एक और पहचान है कि खाना राम के द्वारा खाया गया। यह खाना क्या होगा? हमारा कर्म। राम क्या होगा? हमारा कर्ता। ये क्या हो गया? हमारे विभक्ति चिन्ह। खाया क्या होगी? हमारी क्रिया। जिस क्रमवाच्य की बात की जा रही है, यदि क्रमवाच्य में आपको कर्ता से पहले कर्म दिखाई दे तो आपकी कौन सी क्रिया होगी? क्रमवाच्य क्रिया। और एक और पहचान है इसमें कि जो आपको कर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे? कर्म। कर्म के ही अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी? क्रिया। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? कर्म के अकॉर्डिंग, ना कि कर्ता के अनुसार। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण से समझा देती हूं। जैसे खाना सीता के द्वारा खाया गया। खाना सीता के द्वारा खाया गया। खाना क्या होगा? कर्म। सीता क्या होगी? कर्ता। ये होगा हमारे विभक्ति चिन्ह, और ये क्या होगी? हमारी क्रिया। अब इसमें बात की क्या बताई मैंने कि इसमें जो कर्म होगा ना, कर्म के ही अनुसार आपकी क्या होगी? क्रिया। कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि खाना सीता के द्वारा खाया गया। खाना क्या है? पुल्लिंग। और आपकी भी क्रिया क्या हुई? पुल्लिंग, क्योंकि खाया गया। यदि ऐसा होता कि सीता खाना खाती है, तो क्रिया कैसी हुई? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुई। क्या हो गया उसमें? खाती है। जैसे सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। यहां पर क्या है? यह कर्ता, और खाना क्या होगा? कर्म, और खाती है यह क्या हुई? क्रिया। इसमें जो आपको क्रिया दिखाई दी वह कर्ता के अनुसार ही चेंज हुई। सीता क्या है? स्त्रीलिंग, और क्रिया भी कैसी हुई? स्त्रीलिंग। सीता खाना खाती है, तुरंत सब्जेक्ट के अनुसार क्या हुई? क्रिया चेंज हुई। लेकिन इसमें इसके अपोजिट है। इसमें क्या है कि कर्म के अनुसार क्या मिलेगा? आपको क्रिया मिलेगी। इसमें पहचान है कि कर्म वाच्य में जब आपको वाक्य मिलेगा, उसमें यदि कर्म के अनुसार आपकी क्रिया वही है, सब्जेक्ट के अनुसार ना है, तो आपका क्रमवाच्य होगा, क्योंकि खाना क्या है? पुल्लिंग है, और क्रिया भी कैसी गई आपकी? पुल्लिंग में। जैसे कि बच्चों एक और उदाहरण से हम समझेंगे। ये तो आपका क्लियर हो चुका है कि खाना सीता के द्वारा खाया गया, और जो भी आपको क्रम मिले उसी के अनुसार क्या होगी? क्रिया। सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्रिया नहीं होगी। यदि सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्रिया चेंज होती है, वह आपकी कौन सी होगी? कर्ता के अनुसार। यदि कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, जैसा कर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया है। जैसे कि खाना क्या है? पुल्लिंग, और आपकी भी क्रिया क्या हुई? पुल्लिंग हुई। जबकि सीता क्या है? आपकी स्त्रीलिंग, और आपकी क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसलिए आपकी कौन सा वाक्य हो गया है? क्रमवाच्य। बच्चों हम समझेंगे एक और उदाहरण से। थर्ड उदाहरण देखेंगे हम। पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी गई। पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी गई।
अब पुस्तक क्या होगी? पुस्तक कर्म है, उसका कार्य क्या है? पढ़ने का पुस्तक को। मोहन क्या होगा हमारा? कर्ता। ये होगी हमारी विभक्ति चिन्ह, और पढ़ी गई यह क्या होगी? हमारी क्रिया। क्या होगी? क्रिया। अब इसमें मोहन क्या है? मोहन है पुल्लिंग, लेकिन आपको क्रिया कैसी मिली? स्त्रीलिंग। क्यों? पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। और कर्म के अनुसार यदि क्रिया वही है, कर्म के अनुसार ही आपको क्रिया मिले, तो वह कौन सी होगी? हमारी कर्मवाच्य है, क्योंकि पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी गई। इसमें जो क्रिया चेंज की गई है पुस्तक के अकॉर्डिंग चेंज की गई है, ना कि मोहन के अनुसार। क्योंकि यदि होता कि पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रधानता किसे दी है? सबसे पहले उन्होंने प्रधानता दी है कर्म को, और जब कर्म को प्रधानता दी है तो कर्म जो भी होगा, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसी के अनुसार क्या होगी? हमारी क्रिया। उसमें सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। जब सब्जेक्ट से मतलब होगा तब हमारा क्या होगा? कृतवाच्य। आशा है कि आपके क्लियर हो चुका है। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल से भी समझाती हूँ कि कुछ बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि कृतवाच्य क्या होते हैं और क्रमवाच्य क्या होते हैं। मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। बच्चों हम समझेंगे इसे, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। यदि बात करें हम इन्हें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं हम? कृतवाच्य। कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं हम? क्रमवाच्य। यदि मैं अपने पास से कोई भी एग्जाम्पल लूं, मैं कोई भी एक्टिव वॉइस ले रही हूं, एक्टिव वॉइस मैंने लिया, राम राइट्स ए लेटर। राम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या कहेंगे हम? कृतवाच्य। बच्चों आप इसे इंग्लिश से भी समझते हुए चलना, क्योंकि वाच्य चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है यदि आप इसे एक्टिव वॉइस से और पैसिव वॉइस से करें तो। क्योंकि राम राइट्स ए लेटर, राम क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? कर्ता। राइट्स क्या होगा हमारे? वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं हम? क्रिया। और लेटर क्या होगा हमारा? क्रम। क्रम को क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। अब यह क्या होगा? राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। इसमें प्रधानता किसकी है? राम की है। और आपके इंग्लिश में तो सीधा सीधा क्लियर हो चुका है। लेकिन यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं, पैसिव वॉइस का मतलब यदि हम इसका क्रमवाच्य बनाएं, बात करें हम इसकी किस पैसिव वॉइस की, कि पैसिव वॉइस हम इसका कैसे बनाएं, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लेटर। ए लेटर इज रिटन बाय राम। ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब यह क्या है हमारा? ये पहले ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और ये क्या बना रहे हैं हम? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं हम? क्रमवाच्य। क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि लेटर पहले आ गया, और लेटर हमारा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पैसिव वॉइस या क्रमवाच्य में क्रम हमारा क्या होगा? पहले होगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, इससे हमें मतलब नहीं है। उसके बाद आपको क्रिया मिली, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ पर है। यह कहाँ पहुंच गया? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि ए लेटर, यानी कि कर्म कहाँ पर मिला आपको? स्टार्टिंग में।
सब्जेक्ट से पहले, जहां पर भी आपको सब्जेक्ट से पहले यानी कि कर्ता से पहले यदि आपको क्रम मिले स्टार्टिंग में, वह क्या होगा? हमारा क्रम वाच्य है। इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता समझने का, क्योंकि कंपटीशन में ही आप मैक्सिमम बच्चे वाच्य पढ़ते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप 10th और 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपके इससे ही क्लियर हो चुका होगा कि क्रम वाच्य को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस, और कृत वाच्य को बोलते हैं हम क्या? एक्टिव वॉइस। और जो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, इसमें क्या होगा कि जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं वह बाद में पहुंच जाता है। और इसमें क्या होगा? जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है एक्टिव वॉइस में, वो आपका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी कि क्रम वाच्य बनाते हैं, आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वह आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। इसका मतलब जो क्रम आपको सब्जेक्ट से पहले दिखाई दे वह कौन सा आपका वाच्य होगा? क्रम वाच्य। कृतवाच्य और क्रम वाच्य, जहां तक है आपके क्लियर हो चुका होगा। कुछ तो उसकी डेफिनेशन है, कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे उनसे आपके क्लियर हो चुका होगा। जो कुछ कंफ्यूजन होगा वो इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया होगा। और अब बचा आपका क्या? भाववाच्य। भाववाच्य को कब करेंगे हम? आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।